सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में, जीएसटी के बारे में। वो किस टाइप का टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स होता था। दो टाइप का टैक्स अपन पढ़ा था, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी के बारे में जो अपन पढ़ा वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये डायरेक्टली आपके किसके ऊपर लगने वाला है, इनकम के ऊपर लगने वाला है। क्लियर है चीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बात खाली एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इन फ्यूचर में जब आप बड़े होगे, आप अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स वगैरह जब करोगे तो उसमें भी आपका काम आएगा। तो बेसिक नॉलेज है, वो आपको दिमाग में रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर। क्या हो गया सबसे पहले, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक मिनट। नॉर्मली जब लोग फाइनेंशियल ईयर का बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा महीना से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। किससे, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, 2024। तो 2024 के हिसाब से इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। दैट शुड बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। अब इस साल के अंदर आप लोगों ने जितना भी ट्रांजेक्शन किया हो, जो भी इनकम किया हो, वट एवर मे बी द सोर्स, वट एवर, जो भी आपने पैसा कमाया या कहीं पे गवाया, वट एवर, अब उसका जो नेक्स्ट ईयर रिटर्न लगेगा, ठीक है ना, उसका जो नेक्स्ट ईयर रिटर्न लगेगा, उस नेक्स्ट ईयर को हम लोग बोलते हैं क्या, असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट ईयर। क्लियर। जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया, एग्जैक्टली exactly, ठीक है, जो भी आपका इनकम वगैरह रहा होगा, हर एक चीज, जो जितना भी चीज आपका ट्रांजेक्शन जो भी रहा होगा, वो हर एक चीज जो फाइल होने वाला है वो कब होगा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद में नेक्स्ट ईयर फाइल होगा। तो वो नेक्स्ट ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो अभी हम लोग कौन सा महीना पे, समझ लो हम लोग 1 अप्रैल पे पहुंच गए, 1 अप्रैल 2025 पे पहुंच गए। तो 1 अप्रैल 2025 हमारे लिए क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या रहा होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये हम लोग के लिए फाइनेंशियल ईयर रहा। ये बेसिक चीज समझ में आ रहा है, असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर समझ में आ रहा है। चलो, फिर एक होता है हमारे पास ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेल से जो डायरेक्ट इनकम आपके पास आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रॉस इनकम। दिस इज नॉट ए नेट इनकम, ये क्या है, ग्रॉस इनकम। क्लियर ये चीज, जहां पे हम लोग किसी भी चीज का कोई भी चीज डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज को अपन इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस। फिर एक चीज होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शंस। ठीक है, क्या होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन। जब भी आपका इनकम टैक्स फाइल रिटर्न होने वाला होगा, उस समय कुछ कुछ चीजों पे आपको छूट मिलने वाला है, कहां से, सरकार से, फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन या डिडक्शन। वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस उसके ऊपर लगते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि अच्छा आप इस सेक्शन के अंदर फॉल हो रहे हो नहीं हो रहे हो, यहाँ पे आपका इनकम है या नहीं है, इतना स्लैब के अंदर आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उनके बेसिस पे ही आपको क्या मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, डिडक्शन। क्लियर ये चीज। अब वो क्या क्या हो सकता है, पहले ये चीज समझते हैं। ठीक है, एक बार मैं एचआरए को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिल सकता है, पहले तो ये सोचो। स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिल सकता है जो है सैलरीड पर्सन। समझ में आया, किसको मिल सकता है, जो है सैलरीड पर्सन, मतलब जिसके अकाउंट में सैलरी घुस रहा है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का मिल सकता है उसको, 50,000। मतलब अब बेसिकली आप जो क्वेश्चन करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट में देख लेना कि भाई सैलरीड पर्सन है या भाई बिजनेसमैन है। ठीक है, सैलरीड पर्सन है तो उससे आपको क्या क्या चीज देखना है कि सबसे पहले आप निकाल देख लिया उसका ग्रॉस इनकम कितना रहा। जो भी ग्रॉस इनकम रहेगा उससे सीधा सीधा पहले 50,000 को माइनस कर दे, खत्म। वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करेंगे, सबसे पहले उसको डिडक्ट कर देना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिल जाएगा, अपना सैलरीड पर्सन को। ये बात समझ में आ रहा है। फिर आता हमारे पास एक सेक्शन जिसको बोलते हैं क्या, एटीसी। क्या बोलते हैं इसको, एटीसी, जिसके अंदर क्या क्या चीज आ सकता है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ सकता है, ईएलएसएस आ सकता है। ईएलएसएस का मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, मतलब कोई किसी भी टाइप का शेयर्स वगैरह जो खरीद के रखा होगा, इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसके अंदर जनरल प्रोविडेंट, ये जितना भी चीज है जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा कौन सा सेक्शन के अंदर आएगा? एटीसी के अंदर आएगा। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? एटीसी के अंदर का। अब बात यहाँ पे ये आता है कि एटीसी के अंदर ये आ रहा है और मेरा ये सब चीज पढ़ रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को कितना छूट सरकार से मिल सकता है? बात ये आता है, कितना छूट मेरे को मिल सकता है? तो मैक्सिमम छूट आपको कितना मिल सकता है? 1.5 लाख, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि आपका जो इसके अंदर समझ लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह हुआ, समझ लो ये 1.8 लाख जा रहा है, 1.8 लाख आप प्रीमियम दे रहे हो मान लो, ठीक है, बट ये 1.5 लाख को तो एक्सीड कर दिया ना, तो उसमें आपको छूट कहां तक मिल जाएगा? 1.5 तक आपको छूट मिल जाएगा और बाकी 30,000 आपको पे करना पड़ता है। क्लियर ये चीज समझ में? विच एवर इज द हायर, जो भी आपका सीनियर रहेगा वट एवर में भी द हायर, वो चला जाएगा। 30,000 ठीक पे है, टैक्स पे करना, 30,000 पे लगेगा टैक्स, ठीक है, बाकी आपका 1.5 लाख पे छूट है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। क्लियर? ये 1.5 लाख मतलब सारा ये सब को मिला के या ईच 1.5? नहीं, जो 80 से जैसे पहले ग्रॉस इनकम देखा ना हम लोग, ग्रॉस इनकम था, उससे सबसे पहले अगर सैलरीड पर्सन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लो, फिर आपके पास एक इनकम आएगा, ठीक है, उस इनकम में आपको ये देखना है कि अच्छा आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आपका अमाउंट हो रहा है समझ लो 80,000 रुपया, तो डायरेक्टली उस 80,000 को माइनस कर दो, सीधा सीधा। मान लो 1,80,000 रुपया था, तो 1,80,000 माइनस नहीं होगा, उसमें से मैक्सिमम कितना माइनस हो सकता है? 1.5 लाख माइनस, 30,000 अभी भी है। फिर आगे अपन और देखेंगे कि अच्छा और कोई सेक्शन भी इसमें लग रहा है क्या, इस तरीके से पहले डिडक्ट करते जाएंगे, फिर लास्ट में अपन स्लैब को देखेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एक और डिडक्शन हमारे पास आता है एटीडी, ठीक है, डी फॉर डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बोला? बिकॉज ये किस पे काम आता है? मेडिकल। क्लियर ये चीज? ए पर्सन कैन टैक्स ऑन मेडिकल, ए पर्सन कैन सेव टैक्स ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ फैमिली डिपेंडेंट पेरेंट्स अप टू कितना रुपया? अप टू 25,000 का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि ऊपर था अप टू 1.5 लाख रुपया, यहाँ पे क्या है? अप टू 25, मतलब अगर कोई भी चीज एटीडी के अंदर आ रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना का मिल सकता है? 25,000 रुपीज का मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है 25,000 रुपए का। क्या बोल रहे हो? नहीं, वो क्वेश्चन फ्रेम होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। नीचे का हाँ समझ लो एग्जैक्टली, जैसे एटीसी में 1.5 लाख, हम 1.5 लाख इज द मैक्सिमम, लेकिन मेरा 1.3 लाख ही है, तो 1.3 लाख माइनस होगा ना, तो 1.5 लाख क्यों माइनस करेगा? सरकार को थोड़ी ना, नेगेटिव में कभी नहीं होता। अगर सोचो कि नेगेटिव में कुछ हो गया तो ऐसा नहीं कि सरकार तुमको कुछ देने वाला है, वो कुछ नहीं होने वाला, समझ में है? हाँ उतना ही कटेगा, मतलब हम बोला विच एवर इज द हायर, उसको अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो 1.3 लाख है तो 1.3 लाख माइनस होगा, फिर वो 1.5 लाख माइनस नहीं होगा। लेकिन 1.8 लाख गया तो भी उसमें कितना होगा? 1.5 लाख ही माइनस होगा, उसमें 30,000 रुपये आपका इनकम अभी भी चलते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इस पे कितना आप डिडक्शन ले सकते हो? अप टू कितना रुपया? 2 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, मैक्सिमम। ये सब मैक्सिमम लिमिट्स दिमाग में रखो, ठीक है। एटीसी में मैक्सिमम कितना था? 1.5 लाख, ठीक है। एटीडी में मैक्सिमम कितना है? डी फॉर डॉक्टर, ठीक है, कहीं पे दिख गया तो मैक्सिमम 25,000। उसके बाद होम लोन में मैक्सिमम कितना जाएगा? 2 लाख रुपया, ठीक है। फिर एटीई, ई फॉर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन लोन जैसा हुआ, ठीक है। इस पे क्या हो सकता है? इफ ए पर्सन हैव टेकन एजुकेशन लोन फॉर हिज स्पाउस और चिल्ड्रन फॉर हायर स्टडीज इन इंडिया, देन ही कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E। अब वहां पे क्या होगा सिनेरियो सोचो, मान लो कि 6 लाख रुपया का लोन आपने लिया था 8 साल के लिए, तो 6 लाख रुपया का 8 साल पे जितना भी इंटरेस्ट आपका बनते हुए आ रहा है ना, उसको आप डिडक्ट करवा सकते हो, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। वो किसके अंडर आ जाएगा फिर? एटी, लोन माफ नहीं होगा, ठीक है ना, ये मत कर देना। हाँ, इंटरेस्ट जो होगा ना उस पे जो टैक्स लग रहा है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो जो भी टैक्स आ रहा है वो डिडक्ट कर दो, उसका मैक्सिमम, हाँ उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट 80E के अंदर गिरना पड़ेगा। मतलब 6 लाख ही देना है। हाँ, आप दे रहा है लेकिन आपको फिर से मिल रहा है डिडक्ट होके,
जब आप फाइल करोगे तो आपको डिडक्ट होकर फिर से मिल जाएगा। इनकम टैक्स तो मैं होता फाइनेंस पे पे करना। कौन सा? हम बोल रहे हैं कि समझ लो 6 लाख रुपए का आपने एजुकेशन लोन लिया, मान लो कि ठीक है, लेकिन समझ लो 6 लाख का लोन आपके पेरेंट्स ने लिया, ठीक है। अब 6 लाख का लोन है तो हम क्या बोल रहे हैं, लोन पे क्या लगता है हमेशा, इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर भी एक और चीज लगता है, वो है टैक्स। कभी देखना ढंग से, इंटरेस्ट के ऊपर एक और चीज लग रहा होता है, टैक्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहा होता है वो सारा टैक्स आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज वो किसके ऊपर आ रहा है, एजुकेशन के ऊपर आ रहा है। बात समझ में ऐसा भी नहीं, देखो ऐसा मत समझना कि 6 लाख रुपया क्या डिडक्ट हो रहा है, क्या 6 लाख पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो डिडक्ट, ऐसा नहीं है। 6 लाख पे जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे जो टैक्स लग रहा है वो डिडक्ट हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। समझ में आया, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। नेक्स्ट आता हमारे पास, नहीं वो लिमिट नहीं है, मान लो कि इंटरेस्ट तुम्हारा 10,000 है, ठीक है, 10,000 पे समझ लो 5% का टैक्स लग रहा है, तो उसको कैलकुलेट कर लो, आया बात समझ में, वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी, एटीजी के अंदर जो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ अगर यदि समझ लो स्कीम वगैरह है, वो स्कीम के हिसाब से वो डिडक्शन होते जाएगा। मान लो कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, इसके ऊपर पूरा कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। हाँ ये डोनेशन हो गया बेसिकली, तो ये सब के ऊपर कितना लग जाएगा, 100%। 100% का मतलब क्या हो गया, नील, पूरी तरीके से डिडक्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरीके से डिडक्ट कर दिया। क्लियर ये चीज, कौन सा डिडक्शन है, एटीजी। एटीजी का देखो, एटीजी ऐसा है कि आपको अगर यदि कहीं पे, ठीक है, कोई भी समझ लो किसी भी टाइप का डोनेशन आप कर रहे हो, मान लो कि अभी रिसेंटली क्या आया था, कोविड आया था, ठीक है, कोविड आया तो कोविड में मान लो कि आपने 2 लाख रुपए का डोनेशन कर दिया, ठीक है। अब 2 लाख रुपए का आपने डोनेशन किया है तो 2 लाख रुपए दिखेगा ना जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, 2 लाख रुपए दिखेगा। तो 2 लाख रुपए पे जो टैक्स लग रहा होगा, ठीक है, वो टैक्स कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, मतलब फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, बिकॉज वो सब क्या हो रहा है, इस स्कीम के अंदर आ रहा है, एटीजी के अंदर आ जाएगा। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट आपके पास आता है स्लैब, किस पे टैक्स लगेगा। सबसे पहले किसी का इनकम अगर 2.5 लाख तक है, साल का महीना का नहीं, ठीक है, किसी का इनकम अगर 2.5 लाख तक का है तो उस पे नो टैक्स, क्या है, नील। फिर आता है उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर किसी का टैक्स है, क्या है, 2.5 लाख से, सॉरी टैक्स बोल रहा है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर किसी का इनकम है, ठीक है, तो उस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब जो एक्सीड कर जाएगा। अब यहां पे भी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे तुम रिबेट ले सकते हो 12,500, ठीक है, इस पे तुम कितना का रिबेट ले सकते हैं, रिबेट मतलब फिर से गवर्नमेंट से तुम ले सकते हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। रिबेट मिल जाएगा कितना का, 12,500 का। तो बेसिकली देखा जाए तो 5 लाख तक पे अगर यदि ढंग से देखा जाए तो 0 से 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर यदि कुछ भी है तो उस पर आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि 2.5 लाख को भी आप काउंट करो, उस पर 5% का टैक्स लगा दो तो कितना होता है, 12,500 रुपये होता है ना। 2.5 लाख तक तो नो टैक्स है, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर यदि आप इनकम पे जा रहे हैं, समझ लो आपका इनकम 5 लाख रुपए है, तो आपको आपका जो टैक्स लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 2.5 लाख के ऊपर, नॉट 5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर लगेगा। रिमेनिंग तुम सोचो, 0 से 2.5 लाख, 2,50,000, इस पे तो 0, ठीक है। अब 2,50,000, सॉरी 2.5, 2,50,000 से 5 लाख तक का जब हम बात करेगा, ठीक है, तो बेसिकली इस पे कितना अमाउंट हो रहा है, 2.5 लाख रुपए हो रहा है ना। हाँ यार, 2.5 लाख तक का तो 0 है, 2.5 लाख तो 0 है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट, एक्सीडिंग अमाउंट क्या हो गया, 2.5 लाख हो गया ना, और तो वो 2.5 लाख पे आपका टैक्स लगेगा। वो 2.5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, नहीं नहीं, पहला 2.5 लाख पे तो 0 है, 0 से मेरा अगर 2.5 लाख रुपए इनकम है तो वैसे भी 0 है। क्लियर है चीज। अब समझ लो मेरा इनकम 5 लाख तक का हो गया,
तो पहला 2.5 लाख तो जीरो हो गया, फिर 2.5 लाख से जो 5 लाख गया तो उसमें भी डिफरेंस कितना का, 2.5 लाख के तो डिफरेंस है ना, तो वो 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो 5% कितना होता है, 12,500 रुपया। 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500 रुपया। और 12,500 तक का आपको क्या मिल सकता है, रिबेट मिल सकता है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो सकता है, एग्जेम्प्ट हो सकता है वो। ठीक है, तो यहां तक भी आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन रिबेट मिल जाएगा, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर। जैसे 3 लाख हुआ तो भाई 50,000 में लगेगा। हाँ हाँ, 3 लाख हुआ तो अगर हाँ ये अगर बोले 3 लाख रुपया हुआ तो 50,000 रुपये लगेगा। तो 50,000 पे भी आप टैक्स कर लो तो 12,500 से तो कम ही है ना, तो वो भी अल्टीमेटली क्या हो गया, नील हो गया। आया बात समझो, वो भी रिबेट हो गया, क्या हो गया, नील हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख से ऊपर अगर यदि आपका इनकम चला गया, तो 5 लाख के ऊपर अगर समझ लो 10,000 भी एक्स्ट्रा गया, मान लो 5 लाख 10,000 हुआ, तो वो 10,000 पे हमारा कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20% टैक्स। और उसके साथ साथ और क्या लगेगा, 12,500। 12,500 कौन सा, जो आया बात समझ में, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद में 10 लाख के ऊपर कितना भी आपका चला जाओ, 10 लाख के ऊपर कितना भी आपका इनकम चला जाओ, उस पर क्लियर है, हमेशा क्या लगेगा, 30% का टैक्सेबल इनकम, मतलब 30% आपका लगने वाला है क्या, टैक्स। और उसके साथ साथ 1,12,500 ये आपको देना ही है। ये 1,12,000 ये फिक्स्ड है, ये यहां से चलते हुए आ रहा है ना, ये यहां से चलते हुए आ रहा है। आया बात समझ में, बिकॉज 5 लाख से 10 लाख तो 5 लाख रुपए हुआ, 5 लाख के ऊपर तुम 20% लगा दो और 12,500 रुपए ऐड कर दो तो 1,12,500 हो गया ना। और उसके ऊपर फिर जाएगा तो और 30% लग जाएगा। 10 लाख में 4 लाख तो हाँ, इनकम टैक्स वहीं पे चला गया। क्लियर है चीज, मतलब एक आदमी का माफ हुआ, दूसरा को देना पड़ेगा उसका। बट वाई सी आर देयर। ठीक है, ये किस पे, इस पे रिबेट नहीं मिलेगा। इस पे रिबेट कुछ नहीं है। 12,500 प्लस उसके बाद में सोचो कि तुम्हारा 5,10,000 रुपए है इनकम। ठीक है, 5,10,000 पे पहुंचते तुम क्या क्या दे रहा है, 12,500 रुपया तो एक टैक्स का दे रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो 10,000 रुपए ना, वो 10,000 रुपये और क्या दे रहा है, 20% टैक्स दे रहा है। 2,000 रुपये हुआ तो 12,500 प्लस 2,000 कितना दे रहा है, 14,500 रुपीज। अब तुम सोचो 10 लाख के ऊपर तुम्हारा इनकम चला गया, 10 लाख मान लो 11 लाख तुम्हारा इनकम चला गया। ठीक है, तो 5 लाख से 10 लाख पे जो गया तो 5 लाख का डिफरेंस था, वो 5 लाख पे तुमको कितना देना पड़ रहा था, 20%। 20% बोले तो 1 लाख, और एक क्या ऐड हो रहा था, 12,500, तो 1,12,500। 1,12,500 तो जैसे 10 लाख को एक्सीड किया वो तो देना ही है, उसके साथ साथ 1 लाख के ऊपर और 30%, बिकॉज 10 लाख के ऊपर जाते तो क्या हो जाएगा, 30% लग जाएगा, तो 1 लाख पे और 30% तुमको देना पड़ जाएगा। तो 30% दिया तो कितना हो जाएगा, 30,000, एग्जैक्टली 1,42,500, मतलब 11 लाख तुम कमा रहा है तो उस पर इतना टैक्स तुम्हारा चल रहा है। क्लियर है चीज, कौन सा, हम देखो सबसे पहले ये चीज समझ में आया ना, 5 लाख से 10 लाख पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का जब लोग बात करता है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का जब लोग बात करता है, तो इस पे कितना मैक्सिमम लग सकता है, 12,500। ठीक है, अगर 5 लाख के अंदर अंदर हुआ या 5 लाख तक भी हुआ तो 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, लेकिन 5 लाख को एक्सीड किया तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इधर 12,500 तो लग ही रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा एक्चुअल इनकम है 5,10,000, 5 लाख को एक्सीड किया कितना से, 10,000 से एक्सीड किया, तो 10,000 पे क्या लग जाएगा, 20% टैक्स लग जाएगा। आया बात समझ में, ये क्लियर है। अब दूसरा चीज समझो, 10 लाख एवोब चला गया, मान लो कि इनकम हो गया तुम्हारा 11 लाख, ये बात समझ में आ रहा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना परसेंट लग रहा था, 20% लग रहा था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में एक फिक्स था कितना, 12,500, और दूसरा चीज 5 लाख और 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 लाख एक्सीड कर रहा है ना 5 लाख से, तो 5 लाख में 20% कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख, तो 1 लाख कितना हो गया, 12,500 तो देना ही नहीं। तो मतलब 10 लाख के ऊपर जाते ही
1,12,500 तो आपको देना ही देना है, समझ में आ रहा है, ये तो आपको देना ही है। अब 11 लाख पे आप गया ना, तो 10 लाख से 11 लाख पे गया तो कितना एक्सीड हुआ, 1 लाख का एक्सीड हुआ, उस पे 30% तुम्हारा लगेगा, तो उस पे 30% लगेगा तो कितना ऐड हो जाएगा, 30,000। बोलो अभी समझ में आया। तो टोटल हो गया 1,42,500, मतलब 11 लाख रुपए जब आप कमा रहा है तो आपका कितना डिडक्ट हो गया, 1,42,500। अब देखो सिनेरियो, ये तो बेसिक बेसिक हो गया। अब इतना पैसा आदमी कमा रहा तो कहीं डिडक्शन तो करवाएगा ना। वो डिडक्शन में कौन हेल्प करेगा, अपन जो अभी तक पढ़ते हुए आए 80C 80G, जो भी हम लोग पढ़ते हुए आए वो सब वहां पे हेल्प करने वाला है। अभी जब लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में, अच्छा ये भी डिडक्ट हो गया। ऐसे करते 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 बोला भैया 12 लाख कमा रहा था, 12 लाख कमाते कमाते इसका इनकम पहुंच गया 6 लाख पे। अब 6 लाख पे पहुंच गया तो टैक्स भी सोच लो कितना बच गया। जैसा डिडक्ट होते होता, क्योंकि कुछ तो गवर्नमेंट भी अलाउ करता है ना कि भाई इस पे आप इतना छूट ले सकता है, इस पे आप इतना छूट ले सकता है। आया बात समझ में। तो अभी जब क्वेश्चंस करेगा तो और हर एक चीज खुल जाएगा। एक क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन करेगा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहां तक कोई इश्यू। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो टैक्स रिबेट अंडर 87 है। 12,500 जो हम लोगों ने रिबेट लिया था वो किसके अंडर लिया था, 87A के अंदर लिया था। ठीक है, कितना मैक्सिमम जा सकता है, 12,500, और अप टू किसके लिए, 5 लाख तक के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर। ये 2019-20 है, इसको चेंज कर लेना, अभी का कर देना 23-24 कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा एक और चीज, वेट 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 वेट, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये तो नॉर्मल था। अब एक सीनियर सिटीजन का भी है, 60 ईयर्स ओल्ड और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, 80 से कम होना पड़ेगा। 60 और 80 के बीच वाला इनको बोलते हैं हम लोग क्या, सीनियर सिटीजन। जैसे अपन अभी तक पढ़ के 0 से 2.5 लाख के बीच में नील था, यहाँ पे इनका अप टू 3 लाख क्या है, नील है। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख के बीच में क्या है, 5% टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 3 लाख। सेम चीज सिनेरियो चल रहा है। मतलब 2 लाख पे हाँ, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर गया तो 10,000 और 20,000 टैक्सेबल एक्सीडिंग 5 लाख। जैसे अभी उसमें 12,500 था, इसमें 10,000 हो गया। एबोव 10 लाख गया तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 और 30%। क्लियर ये चीज। अब एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेस। सेस भी एक तरीके का क्या होता है, सेस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स। यहाँ पे चीज को समझना, गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर अमाउंट डोनेशन के लिए लिया है। मान लो कि मैं आज गवर्नमेंट को डोनेट कर रहा हूँ 20 लाख रुपया। कौन से फंड में लिया था, बोला कि ये पर्टिकुलरली हेल्थ वेलफेयर या एजुकेशन के पर्पस के लिए लिया जा रहा है। तो वो जो पैसा है ना, वो जो पैसा है वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कहाँ यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे, हेल्थ वेलफेयर पे, और दूसरा एजुकेशन पे। ये दो ही जगह यूज कर सकता है। ऐसे तो गवर्नमेंट का बहुत सारा रिलीफ फंड वगैरह जो होता है उसको और भी बहुत सारा जगह यूज किया जा सकता है, बट जब सेस के नाम पे आता है ना तो वहां पे वो दो ही जगह यूज हो सकता है। वो कौन सा हो गया, या तो एजुकेशन के पर्पज से, या हम लोग बोल सकते हैं हेल्थ के पर्पज से। क्लियर ये चीज। तो एट प्रेजेंट इस पे तुम्हारा कितना परसेंट लग जाता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज डिवाइड ऑन द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड। मतलब इस पे 4% का तुमको राहत मिल सकता है। क्लियर ये चीज। तो ये कहानी था आपका इनकम टैक्स का, जितना भी सेक्शन था उसका। अब बाकी ऐसे मेथड्स बहुत सुंदर से आपका एमएल अग्रवाल बुक में लिखा हुआ है, मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो एक बार इसको देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले जैसे हम बताएं, सबसे पहले आप क्या करो, फाइंड द ग्रॉस इनकम। सबसे पहले देख लो ग्रॉस इनकम। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन में साथ साथ में ये भी देखते जाना है कि सीनियर सिटीजन है नहीं है, वो सब भी देखते रहना। हाँ वो मेंशन कर देगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर सैलरीड है या नहीं है वो सब भी देखना। सैलरीड होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। ठीक है, फिर देखो सब्ट्रैक्ट द एग्जाम्पशन एचआरए इफ एलिजिबल एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। एचआरए इफ एलिजिबल, एचआरए क्या था, हाउस रेंट अलाउंस। ये हम लोग यहाँ पे छोड़ के आए थे, ये रहा। ये अगर यदि एग्जेम्प्ट हो रहा है, एचआरए अगर यदि है तो इसको भी डिडक्ट कर दो। मतलब सबको नहीं मिलता है, कोई सैलरीड पर्सन या किसी टाइप का जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स हुआ, उनका जो मतलब समझ लो वो लोग कोई रेंट पे कर रहे हैं बट और उनको एचआरए मिला हुआ है, तो उनका जो रेंट है वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट ऑल द डिडक्शन अंडर द सेक्शन, जो भी दिया हुआ है 80C 80D 80, जितना भी सेक्शंस के अंदर जो जो चीज आ रहा है उनको फटाफट भैया डिडक्ट करते जाओ।
ठीक है। डिडक्ट करने के बाद में जो आपके पास आ रहा है, अब उसका स्लैब के हिसाब से देख लो। कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एज पर द स्लैब। टैक्सेबल इनकम एक बार हो गया। उसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट टैक्स रिलीफ सेक्शन 87A इफ एलिजिबल फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑब्टेन्ड। एलिजिबल का मतलब 5 लाख से 5 लाख वाला, ठीक है ना। फिर उसके अंदर लास्ट में आपको लगाना है एड 4% ऑफ इनकम टैक्स एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर वो है तो उस पे 4% का वो लगा देना इनकम टैक्स, ठीक है। तो पहला जो एक्सरसाइज हमारे पास है, ठीक है, सॉरी पहला बोलता है, दूसरा एक्सरसाइज जो हमारे पास है 15.2, उस पे क्या क्या दिया हुआ है। अब प्यार से एक एक चीज को अपने को क्या करना, माइनस करते रहे, ठीक है एकदम। अब अपने को फाइनेंशियल ईयर 2019-20, चलो ये 19-20 को मान लो, ठीक है। मिस्टर अमन्स एज 35 ईयर्स, तो एक चीज क्लियर हो गया कि सीनियर सिटीजन नहीं है। ग्रॉस इनकम इनका कितना है, 6,98,000, फटाफट से ही लिख लो। ग्रॉस इनकम भैया का कितना है, 6,98,000। खत्म, कहानी आता है। ब्रैकेट में सुंदर से बोल दिया कि एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए, मतलब एचआरए एक्सक्लूडेड है, खत्म। He deposited 6,000 per month in NPS, 2,49,000 yearly on LIC. He purchased NSC worth 40,000, donated 15,000 in Chief Minister Relief Fund. Calculate the income tax paid by Mr. Aman at the end of financial year. कुछ भी नहीं बोला है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 50,000 रुपये माइनस कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 50,000 माइनस करोगे तो आपके, हाँ मैं एग्जैक्टली, तो 6,98,000 में से जब हम लोग 50,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6,48,000। बोलो यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास क्या क्या सीनियर, एक बार साइड में उनको लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है हमारे पास, 6,000 रुपया एनपीएस, ठीक है। 6,000 रुपया पर मंथ है, पर मंथ है तो ये मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 24,900 ईयरली है, ये क्या है, LIC, ठीक है। और NSC वर्थ रुपीज 40,000, NSC वर्थ रुपीज 40, ये ईयरली है मंथली है, ईयरली है, कुछ नहीं दिया हो तो ईयरली 40,000। फिर ही डोनेटेड 15,000 इन चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखो सेक्शन 80C के अंदर कौन कौन आ रहा है। 80C के अंदर NPS, LIC, NSC सब आ रहा है, आया ना, ठीक है। तो यहां पे लिखो अंडर सेक्शन, ये लिखना जरूरी है, 80C, जरूरी है। यस। अंडर सेक्शन 80C NPS पे कितना छूट मिल रहा है, 12 इंटू 6,000 डेट इज रुपीज, बोलो यहां तक क्लियर है। LIC इस पे कितना मिल रहा है, 24,900। NSC इस पे कितना मिल रहा है, 40,000। क्लियर। तो आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन ये तो सारे डिडक्ट हो जाएगा, सब 1.5 लाख से कम ही है। इनकम कितना हो जाएगा, 6,48,000 में से माइनस कर दो 72,000 माइनस 24,900 माइनस 40,000। क्लियर ये चीज, 6,48,000 में से माइनस किया 72,000, फिर माइनस किया 24,900, फिर माइनस किया 40,000, तो 5,11,100। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर 15,000 रुपये डोनेशन भी किया है, तो अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 80G किसमें दिया है, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड, कितना रुपया, 15,000 रुपया, रुपीज
15,000। क्लियर ये चीज? तो अभी के हिसाब से इनकम कितना हो जाएगा फिर? 4 लाख 4,11,100 माइनस 15,000, 5 लाख सॉरी 5,11,100 माइनस 15,000 रुपया, माइनस 15,000। तो आपके पास आ जाएगा कितना? 4,96,100 रुपीज। क्लियर ये चीज? टैक्सेबल इनकम कितना है? 46,000 टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? 4,96,100 में से माइनस करेंगे 2,50,000। क्लियर? तो ये बन जाएगा 2,46,100। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक सारा कहानी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम जो हमारे पास आ चुका है, इसके ऊपर क्या लगने वाला है? कितना परसेंट टैक्स? 5% टैक्स लगने वाला है। ठीक है, सो इस पे लगा दो 5% टैक्स। ठीक है, ये अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 2 में, तो 4 5% 246 एग्जैक्टली 247 इंटू 5, तो ये आपके पास आ रहा है 12,305। ठीक है, तो रिबेट आपको कितना का मिल रहा है? रिबेट आपको मिलेगा 12,500। तो आफ्टर डिबेट, डिबेट बोलते आफ्टर रिबेट टैक्स कितना का होगा? 12,305 माइनस 12,500। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12,500। तो नेगेटिव 195। तो नेगेटिव पे अगर यदि आ रहा है तो ये मत सोचना कि गवर्नमेंट आपको देने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव में अगर यदि आपके पास आ गया तो इसको सीधा सीधा हम लोग क्या लिखते हैं? नील। तो इसका मतलब इतना सारा कहानी करने के बाद में बाबू कोई पैसा नहीं दे रहा है। क्लियर ये चीज? तो ये आपका रहा पूरा सिनेरियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कोई इशू इसके अंदर? क्लियर है? सबको समझ में आया? सबसे पहले हम लोग क्या लिखा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखा? ग्रॉस इनकम। नहीं बाबू, क्या लिखा? ग्रॉस इनकम। क्या लिखा? ग्रॉस इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ मेंशन नहीं किया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 6,48,000। एचआरए बोलता तो एचआरए को भी अपन माइनस कर देता, बट एचआरए एक्सक्लूडेड। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा सेक्शंस। ठीक है, तो एटीसी के अंदर अपने को पढ़ रहा था एनपीएस, एलआईसी और एनएससी। क्लियर? इनको डिडक्ट कर दिया। फिर एटीजी के अंदर अपने को पढ़ रहा था सीएम रिलीफ फंड, इसको डिडक्ट कर दिया। तो अपने पास लास्ट में कितना इनकम आ रहा? 4,96,100। तो टैक्सेबल इनकम एक्चुअल में कितना हो गया? 2,46,100। उस पर अपन लगा देंगे 5% का टैक्स। उस पे जब अपन ने 5% का टैक्स लगाया तो अपने को मिला क्या? 12,305। लेकिन अपने को रिबेट भी मिल रहा था 12,500 का। तो 12,305 में से कितना माइनस कर दिया? 12,500। नेगेटिव पे आंसर आ रहा है, दैट इज -195। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ भी टैक्स आपका लगने वाला नहीं है, सो इट विल बी नहीं देगा। ठीक है, चलो। सो रिबेट वाले पे समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने पास क्या दिया हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में मिसेस सुनीता एज 62 ईयर्स। एज 62 ईयर्स तो एक चीज क्लियर हो गई कि सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो स्लैब याद रखना, सीनियर सिटीजन वाला। ठीक है, एनुअल इनकम इनका कितना हो रहा है? 7,58,000। एनुअल इनकम बोलो, ग्रॉस इनकम बोलो, यही है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए, मतलब एचआरए आपको डिडक्ट नहीं करना है। से डिपॉजिटेड कितना? 7,500 पर मंथ है। ठीक है, 7,500 पर मंथ। ये सब चीज पे दिमाग रखना कि मतलब भाई 7,500 रुपये आप माइनस मत कर देना, पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई भी करना है। फिर उसके बाद में 23,400 पर हाफ ईयर है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। से परचेस एनएससी वर्थ ₹25,000 एंड डोनेटेड 20,000 in a charitable trust on which 50% deduction is allowed under section 80G। सिर्फ 50% ही अलाउड है, मतलब 20,000 रुपया था तो डिडक्शन कितना का होगा? 10,000 का होगा। 20,000 डिडक्ट मत कर देना। ठीक है, कैलकुलेट द इनकम टैक्स मिसेस सुनीता पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एक एक करके शांति से देखना। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस इनकम इनका कितना था? 7,58,000। कुछ मेंशन नहीं किया तो चुपचाप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, कितना हो जाएगा?
50,000 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है अमाउंट 7,08,000। बोलो ये चीज क्लियर है। अब एटीसी के अंदर कौन कौन आ रहा है? एटीसी के अंदर एक जीपीएफ आ रहा है, एलआईसी आ रहा है और एनएससी आ रहा है। तीन चीज आ रहा है एटीसी के अंदर। जीपीएफ पे कितना था? 7,500 पर मंथ था, तो 7,500 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ रहा है? 90,000। क्लियर। एलआईसी कितना था? 23,400 पर हाफ ईयरली था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 46,800 हो गया। एनएससी कितना था? 25,000। अब एक चीज ध्यान में रखना, फट करके सबको माइनस मत कर देना, ये एक ऐसा गलती है जो मैक्सिमम लोग कर सकता है, मैंने खुद ने भी किया था। ठीक है, ये बात को समझना। इन सबको ऐड करना, ऐड करके वैल्यू देखना कि क्या आ रहा है। यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ रहा है 1,61,800। अब आपको याद होगा कि 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन अपन कितना का ले सकता है? 1,50,000 का डिडक्शन ले सकता है, तो 1,61,800 माइनस मत करना। तो 7,08,000 से अपन माइनस कितना करेगा? 1,50,000। क्लियर है? तो आपके पास अभी अमाउंट कितना आ रहा है? 5,58,000। अभी एक और डिडक्शन होना बाकी है। 80G के अंदर जो चैरिटेबल ट्रस्ट पे 20,000 रुपया दिया था, 20,000 का 50% डिडक्शन करना है, तो 20,000 का 50% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। तो मतलब 5,48,000 आपको क्या करना है? डिडक्ट कर देना है। क्लियर है चीज? 5,48,000 आपको डिडक्ट कर देना। ठीक है, सॉरी 10,000 आपको डिडक्ट कर देना, 5,48,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? अब एक और चीज ध्यान दो, बात आता है टैक्स कितने पे लगेगा। स्लैब क्या था सीनियर सिटीजन का? 0 से 3 लाख पे नील, कुछ भी नहीं लगने वाला। 3 लाख टू 5 लाख पे 5%। 5 लाख को एक्सीड किया तो 20% लग जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो जितना अमाउंट से एक्सीड कर रहा है उस अमाउंट पे 20% का टैक्स लगा दो। कितना अमाउंट से एक्सीड कर रहा है? 48,000 से एक्सीड कर रहा है, तो 48,000 पे अपन 20% का टैक्स लगा दिया। पहला चीज। दूसरा क्या चीज और ऐड करना है अपने को? 10,000 रुपये और ऐड करना है, तो प्लस 10,000 कर दिया। तो ये जब किया तो मेरे पास आ रहा है 19,600 रुपये। कितना आ रहा है? 19,600 रुपये। यहाँ पे आंसर को मत छोड़ देना। जब भी आपके पास एक टैक्सेबल इनकम, सॉरी टोटल आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाए, तो उस पर आपको एक और चीज लगाना है, वो होता है सेस। सेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट पर्टिकुलरली उसको क्या चीज में यूज करता है? एजुकेशन एंड हेल्थ वेलफेयर पे। तो 19,600 रुपए जो आ रहा था, इस पे अभी अपने को 4% टैक्स और लगाना, मतलब 4% सेस और लगाना है। तो 4% लगाया तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गया 20,384। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर? आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने पास क्या दिया हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 पे मिस्टर भशीन, जिसका एज है 48 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन वाला स्लैब नहीं है। इनकम कितना है? 9,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ HRA। डिपॉजिट कितना किया? 9,200 पर मंथ इन NPS, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में 29,000 एज LIC प्रीमियम। He paid 42,000 as tuition fee for his 2 children. He purchased a Mediclaim policy of 18,400, paid 1,09,000 as interest and 18,000 as principal on home loan. Calculate the income tax paid by Mr. Bhashin at the end of financial year. तो यहाँ पे चीज को समझना, सबसे पहले ग्रॉस इनकम अपन लिखा, कुछ नहीं दिया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, तो अपने पास इनकम कितना आ रहा है? 9 लाख रुपए का। ये बेसिक पहला स्टेप तो सभी कर सकता है। अब सबसे पहले एटीसी पे देख लो क्या क्या चीज आ रहा है। एटीसी पे अपने पास एक आ रहा है ट्यूशन फीस आ रहा है, फिर एक आ रहा है क्या? एनपीएस, फिर दूसरा क्या आ रहा है? LIC। एनपीएस पे क्या था? 9,200 पर मंथ था। 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1,10,400। और उसके साथ साथ क्या आ रहा है? एक और चीज है, ये मत भूलना, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन। प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन ये आता है एटीसी के अंदर। बात समझ में आ रहा है? ये आता है किसके अंदर? एटीसी के अंदर। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये आता है सेक्शन 24 के अंदर, तो उसको एक साथ मर्ज मत कर देना। ठीक है, तो प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन इसको भी ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने पे हमारे पास कितना आ रहा है? 1,99,400। बट सारा तो अपन डिडक्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट कितना अपना? 1,50,000 का। तो इसमें से 1.5 लाख रुपए माइनस कर दो, तो अपने पास अभी कितना बच रहा है? 7,50,000। अब आ जाओ अपन
सेक्शन डी के अंदर 80D के पास, ठीक है। सेक्शन 80D, डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर पे क्या डिडक्ट हो जाएगा, मेडिक्लेम इनकम। तो मेडिक्लेम कितना था 18,400, ठीक है। तो 7,50,000 में से 18,400 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 7,31,600, खत्म। नेक्स्ट लास्ट आपके पास क्या बचा हुआ है, सेक्शन 24। इस पे कौन आता है, इस पे आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। और इंटरेस्ट ऑन होम लोन का जब बात करेगा तो एक चीज और दिमाग में रखना, मैक्सिमम लिमिट जो आपके पास है वो कितना का है 2 लाख तक का। लेकिन यहाँ पे आपको कितना दिया 1,09,000, तो सीधा सीधा 1,09,000 पूरा ही माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ रहा है 6,22,600, खत्म, सारा डिडक्शन खत्म हो चुका है। अब ये 5 लाख से एक्सीड कर गया, 5 लाख से एक्सीड किया तो कितना एक्सीड गया 1,22,600 एक्सीड गया, मतलब 1,22,000 पे लगने वाला है क्या 20% का टैक्स प्लस 12,500 रुपया। तो जब ये हम लोग किया तो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आया 37,020। लेकिन यहाँ पे आपका सिनेरियो खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर लास्ट में आपको क्या लगाना है 4% का सेस भी लगाना है। तो 4% का सेस लगाने के बाद लास्ट में आपके पास आएगा 38,500.8, तो अप्रोक्सीमेटली 38,500 आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कोई भी डाउट हो आराम से पूछ लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसा क्वेश्चन है तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मिस्टर रेड्डी जिसका एज है कितना 58 ईयर्स, तो इससे क्या चीज है आपका क्लियर हो गया 58 ईयर्स है तो सीनियर सिटीजन नहीं हूं, ठीक है। उसका एनुअल सैलरी कितना है 10,54,000 एक्सक्लूसिव ऑफ एचआर है, ये भी बता दिया। He earned 17,500 as interest on savings bank account, ये भी चीज समझना, 17,500 रुपया वो कहां से कमा रहा है इंटरेस्ट से, जो अपना सेविंग बैंक अकाउंट में रखा था, क्लियर ये चीज। तो मतलब ग्रॉस इनकम जब हम लोग निकालेगा तो उसमें भी ये एडअप होगा, ठीक है। 10,54,000 उसके साथ साथ 17,500 हम लोग ऐड करेगा, क्लियर। तो आपका कितना बन जाएगा 10,71,500, ये बात समझ में आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर रेड्डी डिपॉजिटेड 12,000 पर मंथ इन जीपीएफ, 45,000 towards the annual premium of his insurance policy. He paid 1,98,000 as interest and 40,000 as principal on home loan. He also paid 18,000 interest on education loan for his son. Mr. Reddy purchased a Mediclaim policy for 27,829 for his family. Calculate the income tax paid by Mr. Reddy at the end of financial year. यहां तक पहले समझ लो। सबसे पहले ग्रॉस इनकम आपको समझ में आया, दिया हुआ कितना था 10,54,000, मतलब 10,54,000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें 17,500 ये कहां से कमा रहा है इंटरेस्ट से कमा रहा है, बात समझ रहा है 17,500 कहां से कमा रहा है इंटरेस्ट, तो एट दी एंड है तो उसका कमाई ना, उसका अर्निंग है, तो उसको तो हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, क्लियर एचएस। तो इसको हम लोग जब ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 10,71,500, ये बात समझ में आ रहा है। पहला चीज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना रुपए का 50,000, 50,000 माइनस कर दो, कितना बन रहा है आपका 10,21,500, यहां तक समझ में आ रहा बोलो। अब सबसे पहले आप उठा लो सेक्शन 80C को, 80C से क्या क्या आप माइनस कर सकते हो, क्या क्या डिडक्शन आप ले सकते हो। तो 80C के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑन होम लोन कितना दिया हुआ है 40,000 रुपीज, क्लियर। जीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,200 रुपया पर मंथ, तो 1,200 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 1,200 12,000 है, 12,000 है ये, 12,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 1,44,000, क्लियर है चीज। तीसरा है उसके पास इंश्योरेंस कितना का 45,000 का, जब इनको एड अप करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 2,29,000, बट मैक्सिमम डिडक्शन अपन कितना का ले सकते हैं 1.5 लाख का ले सकते हैं, 1.5 लाख का अपन डिडक्शन ले सकते हैं, क्लियर है चीज। तो 10,21,500 में से 1,50,000 आप डिडक्ट कर दो तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 8,71,500, यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज। सेक्शन 80D के अंदर क्या क्या डिडक्शन आप कर सकते हो, पहला डिडक्शन क्या है मेडिक्लेम पॉलिसी, कितना रुपए का था 27,829, तो जितना बैलेंस था उससे इसको भी माइनस कर दो, तब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया 8,46,500, कितना 25,000 अच्छा सॉरी मैंने किया 25,000 ही है, लेकिन यहाँ लिख दिया 27, सॉरी मैक्सिमम 25,000 माइनस होगा, ठीक है।
तो आपके पास कितना आ जाएगा 8,46,500। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 25,000 ही माइनस हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 24 सेक्शन के अंदर अपन क्या माइनस कर सकते हैं, होम लोन का इंटरेस्ट। क्लियर, कितना है 1,98,000। ऐसे मैक्सिमम अपन कितना तक माइनस कर सकते हैं, 2 लाख तक का माइनस कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1,98,000 तो पूरा का पूरा ही डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग में से 8,46,500 में से अपन माइनस कर देंगे 1,98,000, तो आपके पास कितना बचेगा 6,48,500। बोलो यहां तक समझ में आ रहा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E के अंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपके पास 18,000, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 18,000 आप माइनस कर दो, कितना रिमेनिंग बच गया आपके पास 6,30,500। अब एक चीज देखो, ये जो सेक्शन 80TT ये बहुत बार क्या होता है कि नॉर्मली लोग माइनस करना भूल जाते हैं। सेक्शन 80TTA के अंदर सेविंग्स अकाउंट से जो आप अर्निंग करते हो ना, सेविंग्स अकाउंट से जो आप अर्निंग करते हो, मैक्सिमम अगर 10,000 है तो मैक्सिमम 10,000 तक आप पूरा का पूरा डिडक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे वो कितना कमाया 17,500 रुपीज उसका अर्निंग था, 17,500 अर्निंग था, उसमें से 10,000 आप आराम से डिडक्ट कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर। तो 10,000 रुपये हम लोगों ने जब किया तो हमारे पास है 6,20,500। अब हमारे पास लास्ट में इसका बैलेंस आ चुका है, कितना रुपया 6,20,500। अब जो टैक्स लगने वाला है ना, वो टैक्स किस पे लगने वाला है 1,20,500, बिकॉज 5 लाख को क्रॉस कर रहा है। क्लियर एजेस, तो 1,20,500 पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा 20% का टैक्स लगेगा। कितना परसेंट का टैक्स लगेगा 20% का। खाली इतना ही है क्या, नहीं है, उसके साथ साथ और क्या लगेगा 12,500। क्लियर है, तो ये ऐड करने के बाद में मेरे पास टैक्स कितना आ रहा है 36,600। आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, लास्ट में इसके ऊपर कितना लगाना है एजुकेशनल सेस, डेट इज 4%। तो 36,600 पे 4% का सेस लगा दो तो हमारे पास आता है कितना 1464। जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 38,064। दिस इज द टोटल इनकम टैक्स जो ये दे रहा है। क्लियर ये चीज, पूरा सिनेरियो समझ में है। एक अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, कोई इश्यू इसके अंदर। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट सवाल इसमें क्या पूछा, अज्यूम द डेटा गिवन बिलो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, कैलकुलेट द इनकम टैक्स विथ न्यू टैक्स रेजिम। अब नया टैक्स रेजिम है जो, उसके हिसाब से भी अपने को, अभी जो हम लोगों ने टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट किया पुराने के हिसाब से कैलकुलेट किया, अभी नया टैक्स रेजिम के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है। तो उसका पहले स्लैब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का क्या है, सॉरी अप टू 2.5 लाख तक का क्या है नील, 2.5 से 5 लाख तक का क्या है, वही 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख। 5 लाख टू 7.5 लाख क्या है 12,500, और उसके साथ साथ 10% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। 7.5 से लेके 10 तक कितना है 37,500 प्लस 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 10 लाख से 12.5 लाख कितना है 75,000 प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। और 12.5 से 15 लाख कितना है 1,25,000 प्लस 25%, और 15 लाख के ऊपर कितना है 1,87,500 प्लस 30%। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना ना, कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा, जीरो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं होगा आपके पास। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस इनकम कितना हो रहा था सब मिला के कितना हो रहा था, 71,500 ये अपन कैलकुलेट करके रखे ना, हाँ 1071 10,71,500, यस 10,71,500। कोई डिडक्शन नहीं है तो उल्टा अच्छा ही है अपने लिए, तो अभी के लिए ऐसे रियल लाइफ में नहीं, ठीक है, अभी के लिए अच्छा है कैलकुलेशन पे। तो 10,71,500। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये 10 लाख को एक्सीड कर रहा है, बिल्कुल 10 लाख को एक्सीड कर रहा है। कितने से एक्सीड कर रहा है 71,500 से ये एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो जब इस पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 लाख से एक्सीड करने पे 75,000, 75,000, और जो रिमेनिंग बैलेंस है कितना 71,500। कितना टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर 20% का टैक्स लग जाएगा। क्लियर ये चीज, तो 715 इंटू 2, सॉरी 20, 715 इंटू 20, तो
तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास है 14,300, तो 75,000 प्लस 14,300, तो ये कितना हो जाएगा 89,000। यहाँ पे छोड़ मत देना, इसके ऊपर और क्या लगेगा 4% का सेस। 89,300 इंटू कितना हो जाएगा 893 इंटू 4, सो इट विल बी 3572। 3572 पे आप ऐड कर दो 89,300, 92 है सर। तो ये हो जाएगा 92,870। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 89,300 प्लस 3572 विच इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच 92,870। क्लियर है चीज? तो ये आपका रहा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। दोनों तरीके से हम लोगों ने कर लिया और यहाँ पे अपना खत्म हुआ इनकम टैक्स वाला पार्ट, मतलब टैक्सेशन का। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है? सबको समझ में आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7